हेलो बच्चों, आज फिर से हम मानव भूगोल के एक टॉपिक को लेकर बात करते हैं। आज मैं आपको मानव भूगोल में मानव तथा पर्यावरण की कुछ संकल्पनाएं विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बच्चों आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक हमने किसी भी पुस्तक का जिक्र नहीं किया है, तो मैं पहले आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी सेकेंड ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर वाले बच्चे हैं वो सभी कोई एक टेक्स्ट बुक अपनी ख़रीद लें, जिसमें वैसे मैटर बहुत सारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में यदि पढ़ना हो तो आप लोग किताबें ख़रीदें। और उन किताबों में मैं कुछ राइटर्स के नाम बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप देख लें, थोड़ा जाएं बुक स्टोर पर और वहाँ जाकर एक दो पेज पढ़कर या एक पैराग्राफ पढ़कर देखें, और जिसकी भाषा आपको समझ में आए उस राइटर की बुक आप लें। मानव भूगोल में हिंदी मीडियम में आपकी SD कौशिक है, चतुर्भुज मौर्य है, आपकी माजिद हुसैन भी हिंदी एडिशन है, उसके अलावा आपके डॉक्टर स्नेह साहिबाल की है, राम कुमार जाट की है, और राम कुमार गुजर की हैं। तो ये थोड़ी सी बुक्स हैं मानव भूगोल की। और भी आप वहाँ जाएंगे तो अदर कई राइटर्स की आपको मिल जाएगी, जिसकी भी भाषा आपको समझ में आए, जिसका आपको लगे कि मैं इस भाषा को पढ़कर समझ सकता हूँ, वो वाली किताब आप लोग ले लें। अब मानव और पर्यावरण की बात करते हैं। तो मानव के बारे में जो हम शुरू से ही मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र और मानव भूगोल के संकल्पनाएं, इन सब के बारे में जब भी हमने पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा है कि मानव पूर्णतया प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का उपयोग कर अपने जीवन को सुविधाजनक बनाता है। अब ये बात है कि मानव प्रकृति की देन है, यानी मानव का जन्म प्रकृति के द्वारा हुआ है। मानव का विकास और मानव के विकास की पृष्ठभूमि भी उसके जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, सभी उसका रहना, खाना, पहनना, सब कुछ किस पर निर्भर रहता है? प्रकृति पर। तो यूनान काल से ही भूगोल में क्षेत्र का प्रभाव मानव के स्वभाव, निवास, प्रदेशों के स्वरूप, प्राकृतिक परिवेश, सभी को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने प्रयास किया। यूनान काल से ही ये सारे चलते रहे। बहुत सारे यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इसके बारे में बात की। तो प्रकृति को मानव क्षेत्र के विकास और उसके विभिन्न घटकों जैसे धरातल, जलवायु, संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव, इन सभी को 18वीं और 19वीं सदी में एक सुव्यवस्थित रूप दिया गया विद्वानों के द्वारा, और उस रूप को कहा गया नियतिवाद या निश्चयवाद। अब नियतिवाद और निश्चयवाद जो था वो कुछ दृढ़ता से विद्वान ये कह रहे थे कि प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है और मनुष्य प्रकृति के अनुकूल ही रहता है। लेकिन फिर औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के उपरांत जो नवविकसित जटिल यंत्रों का निर्माण हुआ, आपके तकनीक के सहारे मानव ने प्रकृति की सामान्य बाधाओं को पार करते हुए अपने अनुकूल परिवेश निर्मित किया। और 19वीं सदी में तो नियतिवादी जो चिंतन था उसके साथ साथ एक नया चिंतन शुरू हुआ, वो हुआ संभववाद का। संभववाद भी एक ये है कि संभावनाएं बहुत हैं, प्रकृति आपको बहुत सारी संभावनाएं देती है और आप उन संभावनाओं का उपयोग करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें संभावनाओं का जो संभववाद का जो शुरुआत हुई, उसमें मनुष्य के अनुकूल तथ्यों और स्वरूपों के चयन की क्षमता रखता है, यानी मनुष्य में प्रकृति में काट छांट करने की और उसमें से बेहतर चुनने का विकल्प मनुष्य के पास है, और मनुष्य उसी के तहत
अपने जीवन को सुविधापूर्वक बनाने के लिए संसाधनों का, प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का उपयोग करता है। अब सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जो संकल्पना है वो है नियतिवाद। नियतिवाद के बारे में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नियतिवाद मतलब नियति ही प्रभावी है, यानी प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है। मनुष्य प्रकृति से ऊपर उठकर कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक तरह से नियतिवाद का सार है। प्राचीन काल से ही मानव की शरीर रचना, आचार विचार, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं, क्षेत्रों का राजनीतिक और कृषि विकास, व्यवसाय, सारे सब कुछ निर्भर होते हैं प्रकृति पर। और इन सारे प्रकृति के ऊपर जो निर्भरता है उसको नाम दिया गया नियतिवाद का। इन्होंने कहा कि मनुष्य की शरीर रचना, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा सकती हूँ कि कुछ एरियाज़ में आपको लोगों का रंग काला दिखेगा, कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ लोग बहुत एकदम सफ़ेद कलर के होंगे। अब उन दोनों में अंतर क्या होगा कि जो काले रंग के व्यक्तित्व का धनी है या जिसका मनुष्य का रंग काला है वो ज़्यादातर उन गर्म क्षेत्रों में रहता होगा जहाँ की जलवायु हमेशा ह्यूमिड और गर्म रहती है, वहाँ शीतकाल बहुत कम होती है। तो ये आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ के लोग जो है नीग्रो, वो बहुत काले होते हैं। तो ये 0 डिग्री और 0 डिग्री के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मनुष्यों का जो रंग है वो काला होता है। जबकि जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की ऊपरी अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, जहाँ शीतकाल बहुत लंबा और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ के व्यक्ति आपको श्वेत रंग वाले मिलेंगे। तो ये नियति ही निर्धारित करती है कि मनुष्य के शरीर की रचना, रंग, उसका आचार विचार कैसा होगा। तो नियतिवाद के प्रमुख जो समर्थक विद्वान थे उनमें हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, अरस्तु, स्ट्रैबो, बोधिन आदि हैं। इन विद्वानों ने जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिप्पोक्रेटस की, जो कि 460 बीसी से 359 बीसी तक थे। इन्होंने एक व्यावहारिक पक्ष पे पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस। इस ग्रंथ में इन्होंने 3 बातों को प्रमुख रूप से रखा था, जिसमें पहले नंबर पर है जलवायु, स्थल, मिट्टी का प्रभाव, यूनानियों की प्राकृतिक संरचना आध्यात्मिक व्यवहार पर, गुण व व्यवहार पर प्रभाव डालती है। यानी जो जलवायु, स्थल, रूप हैं और वहाँ की जैसी मृदा है उसका प्रभाव यूनानियों की प्राकृतिक संरचना और उनके आध्यात्मिक गुणों पर पड़ता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं एवं लक्षण वंश के अनुसार होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने वंशानुगत लक्षणों से ही अपने आचार विचार रखता है। यदि उसके घर में प्राचीन उसके पूर्वज जो हैं उन्होंने उनकी हाइट अच्छी है तो नेक्स्ट जनरेशन की हाइट अच्छी होगी। उनकी धार्मिक आस्था जिस भी गुरु में या जिस भी ईश्वर में है तो वो निरंतर आगे पीढ़ियों में शिफ्ट होती रहेगी। तो मूलभूत आवश्यकताएं और लक्षण भी आपके वंश के अनुसार होते हैं। और तीसरा, इन्होंने कहा कि यूरोपवासी अधिक तापांतर व सूर्य की अनिश्चितता के कारण साहसी, मेहनती और स्वाधीनता प्रेमी होते हैं। अर्थात जहाँ जलवायु बहुत कठिन है, जहाँ उनको अपने जीवन को जीने के लिए जलवायु के साथ भी एक संघर्ष करना पड़ता है,
वहाँ का व्यक्ति मेहनती ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, मन से मजबूत होता है, साहसी होता है और गुलामी स्वीकार नहीं करता है, स्वाधीन होता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक रूप में यदि हम एशियाई भागों को देखेंगे तो एशियाई भागों में जलवायु मानव को सुस्त और गुलाम बनाने की तरह प्रेरित करती है। तो ये इन्होंने हिप्पोक्रेटस महोदय के ग्रंथ में ये तथ्य निकल कर आए कि जलवायु का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और इसको हम यूरोपीय और एशियाई मानव समूह के में तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। आज मैं इसको यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नियतिवाद के अन्य विद्वानों के बारे में और नियतिवाद की आलोचना के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये नियतिवाद जो संकल्पना है, ये संकल्पना काफ़ी महत्वपूर्ण संकल्पना है आपके कोर्स में और इसमें आपको सबसे पहले मनुष्य पर पड़ने वाले प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों को अच्छे से समझना होगा। इसीलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा आराम से करेंगे और इसके बाद जो अन्य विद्वान हैं, जो कट्टर नियतिवादी हैं और जो कट्टर नियतिवादी नहीं भी हैं, जो दोनों तरह की बात करते हैं, इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में सारा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।